हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे की फीचर्स ऑफ बजट 2026-27। पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस हुआ है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन दिया गया है, पर आज जो चीज़ आया है वह है कि फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में PROI यानी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया का जो डेफिनेशन दिया गया है, उसके तहत जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, अब उनको अलाउ कर दिया गया है कि अगर वो चाहे तो वो कोई भी लिस्टेड इंडियन कंपनी में इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेकेंड जो चेंजेस है वो है कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के तहत जो भी कंपेंसेशन मिलता है, पहले उस पर टीडीएस प्रोविजन था, अब टीडीएस प्रोविजन को हटा लिया गया है। अगला अमेंडमेंट हुआ है टीसीएस प्रोविजन को लेके। अब यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस दो जगह पे हैं। पहला चेंज है ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम में पहले अगर आप बाहर घूमने जाते थे तो जो मनी या करेंसी जो एक्सचेंज करते थे तो वहां पे टीसीएस लगता था 5% एंड 20% डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। अब उसको घटा के 2% कर दिया गया है। सेम तरीके से अगर आप एडुकेशन या फिर मेडिकल पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो तो आपको इंडियन करेंसी को देख के जो फॉरेन करेंसी खरीदना था तो वहां पे आपको 5% टीसीएस प्रोविजन लगता था, अब उसको घटा के 2% कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक नया प्रोविजन लाया गया है जो प्रोविजन पहले इनकम टैक्स एक्ट में नहीं था। वो है कि सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस में अब 1% या फिर 2% टीडीएस लगेंगे। अब तक क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, पर हम लोग पास्ट एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि इंडिविजुअल के लिए 1% और नॉन इंडिविजुअल के लिए 2% टीडीएस अप्लाई होंगे। अगला चेंजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले एक सिस्टम था कि अगर कोई चाहे तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नील डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता था, तो इसके लिए डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी ये प्रोसेस अब ऑटोमेटेड होगा। अगला चेंजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग बैंक में 15G या फिर 15H फॉर्म देते थे इस चीज को डिक्लेयर करने के लिए कि मेरा जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो प्लीज आप मेरा इनकम पे टीडीएस मत काटिए। अभी आप 15G और 15H फॉर्म एनएसडीएल और सीडीएसएल यानी कि डिपोजिटरी को भी सबमिट कर सकते हैं। अगला जो अमेंडमेंट है उसको मैंने डॉट के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर दिया है क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो टाइम था उसमें चेंजेस लाया गया है। ITR 1 और ITR 2 डालने का टाइम को 31 जुलाई तक एज इट इज रखा गया है, जबकि ट्रस्ट के केस में इसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया है। और उसके साथ साथ जो रेस्पेक्टिव चेंजेस हुए हैं वो है रिवाइज रिटर्न फाइलिंग करने का डेट में। पहले आप 31 दिसंबर तक रिवाइज रिटर्न कर सकते थे, अब उस टाइम को बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लीजिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का जो डेट है उसमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ है, सिर्फ रिवाइज रिटर्न फाइल करने का डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अमेंडमेंट है मोस्टली ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिसके पास फॉरेन एसेट है। देखिए, अब गवर्नमेंट एक सर्टेन लिमिट को प्रेस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि इस लिमिट के तहत कौन कौन स्मॉल टैक्स पेयर है और कौन कौन स्मॉल टैक्स पेयर के बिलो लिमिट पे यानी बिलो लेवल पे फॉल करते हैं। तो अगर आप ऐसा टैक्स पेयर है जिनका फॉरेन एसेट है और जो स्मॉल टैक्स पेयर्स के नीचे का स्लैब में फॉल कर रहे हैं, तो आपको फॉरेन एसेट डिस्क्लोज करने के लिए वन टाइम एक स्कीम मिलेगा और स्कीम 6 मंथ्स का रहेगा। अगला अमेंडमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जानते थे कि इनकम टैक्स फाइल रिटर्न सबमिट करने के बाद अगर आप चाहे तो आप रिटर्न को अपडेट कर सकते थे, प्रोवाइडेड अपडेट करने के टाइम आपको 25% एडिशनल टैक्स और कई कई केस में 50% एडिशनल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। अब उसको घटा के 10% कर दिया गया है। चलिए अब अगले अमेंडमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये भी रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, खास करके फॉरेन एसेट रिलेटेड। तो अगर आपका फॉरेन एसेट है तो आपके लिए ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो चाहते हैं
कि आप अपना फॉरेन एसेट का डिक्लेरेशन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में दीजिए। तो अगर आप फॉरेन एसेट, और वो भी नॉन इमूवेबल फॉरेन एसेट है, उसको अगर आप सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं कर पाते हो, जिसका वैल्यू 20 लाख रुपीज से कम है, तो पहले प्रोसिक्यूशन जो था वो इनिशिएट होता था, अब उसमें इम्यूनिटी डाला गया है। नेक्स्ट जो चेंजेस हुए हैं वो है बाईबैक को लेके। देखिए, बाईबैक को लेके पिछले 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे अमेंडमेंट्स आ रहे थे। पहले एडिशनल बाईबैक टैक्स का प्रोविजन था, फिर 2024-25 में एडिशनल बाईबैक टैक्स को हटा दिया गया, और फिर वहाँ पे नया प्रोविजन लाया गया कि अभी अगर शेयर बाईबैक होगा तो कंपनी के हाथ पे कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, और सारा टैक्स जो है वो पे करना होगा शेयर होल्डर को। अब फिर से इस सेक्शन को रिवाइज कर दिया गया है और बताया गया है कि टैक्स बाईबैक जो है वो अभी बियर करने होंगे शेयर होल्डर को, और ये शेयर होल्डर इसको कैपिटल गेन के हिसाब से ही दिखाएंगे। साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो प्रोमोटर्स है उनको अब एडिशनल बाईबैक टैक्स पेमेंट करना होगा। मैट यानी मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं। पहले मैट क्रेडिट जो था वो अवेलेबल था 8 ईयर्स तक, अब 1/4 तक अवेलेबिलिटी है, यानी कि अभी आप 25% एक साल में आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी पहले जो 8 साल का लिमिट था अब उसको घटा के 4 साल कर दिया गया है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स में और भी एक चेंजेस आए हैं, जो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस है, वो चेंजेस मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और ये चेंजेस हुआ है एसटीटी पे। बजट से पहले बहुत सारा न्यूज़ चैनल और बहुत सारा मीडिया पे हम लोग देख रहे थे, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेके। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रिलेटेड टू फ्यूचर को बढ़ा के 0.02% से 0.05% कर दिया है। और इसके साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था उसको भी बढ़ा के 0.15% कर दिया गया है। ये दो इनिशिएटिव जो है, ये दो इनिशिएटिव ट्रेडर्स को डीमोटिवेट करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स काफ़ी सारे हुए हैं। तो पहला जो चेंजेस हुए हैं वो है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट, कोई भी टोल मैन्युफैक्चरर जो कि एक बॉन्डेड जोन पे सिचुएटेड है, अगर उसको कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट या फिर टूलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो जो प्रॉफिट होंगे उसमें 5 साल के लिए इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। सेकेंड जो अमेंडमेंट आए हैं वो है नॉन रेसिडेंट के लिए, और कोई भी नॉन रेसिडेंट अगर कोई भी कंपोनेंट वेयरहाउसिंग करते हैं इन्हें बॉन्डेड वेयरहाउस, तो वहां पे सेफ हार्बर रूल लगेंगे। थर्ड जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हैं कि पहले हम लोग जानते थे कि एक स्कीम था क्लियर फर्स्ट पे लेटर, ये एक डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट मैकेनिज्म था। अब ये डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो को सिर्फ ट्रस्टेड मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या अमेंडमेंट हुए हैं। अब ये वाला जो अमेंडमेंट हुए हैं ये पर्टिकुलरली एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, और ये जो इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं वो इंडस्ट्री है सी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्टर। तो देखिए, अगर आप एक सी फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्टर हो तो डेफिनेटली आपको सामान जो है वो इंपोर्ट करने होंगे, और ये इंपोर्ट करने का जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का लिमिट था उस लिमिट का भी बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए कि लास्ट ईयर अगर आपका टर्नओवर 100 मिलियन यूएस डॉलर था, तो पहले आप सिर्फ 1% यानी कि 1 मिलियन यूएस डॉलर का ही इंपोर्ट कर सकते थे। अब उसको बढ़ा के 3 मिलियन यूएस डॉलर कर दिया गया है। अगला चेंजेस हुए हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट में, और ये फिर से एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंजेस है। देखिए, अगर कोई भी लेदर या फुटवेयर मैन्युफैक्चरर जो है वो कोई भी सामान बाहर एक्सपोर्ट करता है, तो उसके लिए उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना होता है, यानी कि जो इंपोर्ट मटेरियल होते हैं उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगता है। अब ये ड्यूटी फ्री इंपोर्ट शू अपकीपर्स पे भी लगाया गया है। अब अगला जो चेंजेस है वो चेंजेस कहाँ पे है देख लेते हैं। ये फिर से एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेंजेस है, और ये इंडस्ट्री जिसको अफेक्ट कर रहे हैं वो है लेदर, टेक्सटाइल और सिंथेटिक फुटवेयर को। देखिए, यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट दिया गया है 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो यानी कि अगर आप एक एक्सपोर्टर हो लेदर, टेक्सटाइल या फिर सिंथेटिक फुटवेयर का, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का जो टाइम लिमिट था उसको 6 महीने से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। अगला चेंजेस हुआ है बेसिक कस्टम ड्यूटी को लेके।
तीन ऐसा सिचुएशन है जहां पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को नील यानी जीरो कर दिया गया है। कौन कौन सा सेक्टर है देख लेते हैं। पहला सेक्टर है माइक्रोवेव ओवन। सेकंड सेक्टर है पार्ट्स यूज्ड इन एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड पार्ट है मटेरियल्स इंपोर्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट्स यूज्ड इन मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल रिक्वायरमेंट डिफेंस यूनिट्स। चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि इसके बाद और क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। देखिए एक्सपोर्ट कार्गो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग कर देते हैं तो डायरेक्ट फैक्ट्री प्रेमाइसेस से शिप तक आप उसको क्लियरिंग के लिए भेज सकते हैं। अब लास्ट जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस है एलिजिबल मैन्युफैक्चरर जो एसीजेड यूनिट पे लोकेटेड है। देखिए ये एक वन टाइम मेजर है। इसमें बताया जाता है कि अगर आप एक एलिजिबल मैन्युफैक्चरर हो जो एसीजेड पे लोकेटेड हो, अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में कोई भी सामान भेजते हो तो वहां पे आपको वन टाइम मेजर के हिसाब से कंसेशनल ड्यूटी पेमेंट करने का बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये सारा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो जो चेंजेस हुए हैं वो सारा मैंने कवर कर दिया है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।